पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हमने मीनिंग और कंपोनेंट को समझा। अब यहां थोड़ा हम ग्राफ और एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट हैं 12th सिलेबस के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 12th में टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब यह हुआ टू सेक्टर इकोनॉमी। कल जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वहां हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसको हमने बोला था कि ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है। 4 सेक्टर के बारे में बात की गई है, लेकिन 12th क्लास में इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी तक रखना है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम लेंगे, कहेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। सी को हमने क्या बोला था? हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड इज इक्वल टू सी। आई इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आई। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमें सिर्फ सी और आई के बारे में पढ़ना है और फिर यह देखना है कि एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम यहां समझेंगे आज सी और आई को। पहले सी होता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अगर हम इस सी के बारे में बात करें दैट इज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन 2 तरह का होता है। ए कहीं कहीं किताब में आपको लिखा रहेगा, बुक में लिखा रहेगा सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। या तो ए लिखा होगा या कहीं कहीं सी बार लिखा होगा। इन दोनों का मतलब होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसका मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और y इज इक्वल टू इनकम। तो हम यहां समझते हैं C कंजम्पशन फंक्शन को, कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब ये A क्या है, B क्या है और Y क्या है, यहां थोड़ा आप डिटेल में समझ लें। हमने बोला कि कंजम्पशन फंक्शन क्या हुआ? A प्लस बी वाई को हम कहेंगे कंजम्पशन फंक्शन या हिंदी में बोलेंगे उपभोग फलन। A को हमने बोला कि ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मींस विच इज फ्री फ्रॉम द इनकम, जो आय से प्रभावित नहीं होता है। यानी अगर आपकी आय 0 है, आपकी आय कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये जो कंजम्पशन है नेसेसरी आइटम पर कंजम्पशन है, बेसिक आइटम पर जो कंजम्पशन है दैट विल बी फ्री फ्रॉम द इनकम, जो आपको बेसिक खर्च करना ही है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। मैंने बोला कि ऑटोनोमस कंजम्पशन वह उपभोग है जो आय से फ्री होता है, यानी आय के घटने और बढ़ने से, इंक्रीज और डिक्रीज होने से ऑटोनोमस कंजम्पशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी शेड्यूल से हम देखेंगे। दूसरा हमने बोला दैट इज बी। बी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। यानी जब हमारी आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है,
लेकिन उपभोग जो बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, वो आय के बढ़ने से कम बढ़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। यानी एमपीसी ये बताता है कि आय बढ़ने पर उपभोग कितना बढ़ेगा, जो कि डिपेंड करता है इनकम पे, वाई पे। तो दो बातें आपने समझ ली। ए का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई का मतलब होता है इनकम। तो सी यानी कंजम्पशन बनता है ए प्लस बी वाई से। दूसरा इसमें फैक्टर है जिस आई यानी निवेश आई। यहां पर आपके 12th क्लास में इसको हमने सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन लिया गया है। सॉरी, 12th क्लास में इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही लिया गया है। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बताया था कि जब प्रॉफिट यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। अगर हम सामान्य भाषा में बोले, जब हमें निवेश करने से प्रतिफल यानी रिटर्न ज्यादा की उम्मीद होगी तो हम ज्यादा निवेश करेंगे। निवेश करने से रिटर्न के कम मिलने की उम्मीद होगी तो हम निवेश कम करेंगे। इस तरह की निवेश को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी प्रेरित निवेश। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? जो प्रॉफिट मोटिव से न होके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सरकार करती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज फ्री फ्रॉम द प्रॉफिट मोटिव कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को न तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रभावित करता है, न तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रभावित करती है। तो यहां पर हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं स्वायत्त निवेश। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक हम शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल से बनाएंगे और फिर हम यहां देखेंगे कि कैसे इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन ए इक्वल टू 40 है, यानी स्वायत्त उपभोग, यानी जब हमारी आय 0 हो या आय बढ़े, जो स्वायत्त उपभोग है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो 40 होगा और वो कांस्टेंट होता है। जो स्वायत्त उपभोग होता है वह कांस्टेंट होता है, चाहे वह आय 0 हो या आय बढ़े, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट आई डैश जिसको हम बोल सकते हैं, जिस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो भी फिक्स होगा। स्वायत्त निवेश यानी न्यूनतम निवेश वो भी फिक्स होगा। इसको हम मान लेते हैं 20। एमपीसी को हमने यहां पर ले लिया 0.8। अब इसके आधार पर एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। यहां लिख देते हैं y a डैश बी वाई सी आई एग्रीगेट डिमांड। अब हम एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी वाई प्लस आई लिख सकते हैं, क्योंकि ए डैश प्लस बी वाई इक्वल टू होता है सी और आई। तो हमने बोला था एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, तो सी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? हमने बोला कि हम आय पहले हम मान लेते हैं, हमारी जो इनकम है वो 0 है, यानी अर्थव्यवस्था में कोई आय नहीं है, 0 आय है। 100 बढ़ाते हैं, 100 200 300 400 500 एंड 600।
पहले ही हमने एज्यूम कर लिया है ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल टू 40। जब ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने 40 लिया है तो इनकम का लेवल कुछ भी होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनकम के हर लेवल पर हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन को 40 लिख दिया। अब हमने लिखा है एमपीसी इक्वल टू 0.8। इसका मतलब यह हुआ जितनी इनकम बढ़ेगी उसका 80% कंज्यूम हो जाएगा। इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। हम लिखते हैं एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब हुआ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर हम मान लेते हैं 100 रुपए बढ़े और उसमें 80 रुपीज हम खा लें तो उसकी वैल्यू आएगी 0.8। अगर 0.8 है, एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब यह हुआ हर 100 रुपीज के इंक्रीज पर हम 80 रुपीज कंज्यूम कर लेंगे, या आप कह सकते हैं जितनी इनकम बढ़ेगी उसका 80% हम कंज्यूम कर लेंगे। तो अब यहां इनकम 0 है तो ये 0 होगा। इनकम 100 बढ़ गया, कंजम्पशन 80, 160, ये हो गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे एमपीसी के कारण बीवाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हमने बोला था कि C इक्वल टू ए डैश प्लस बी वाई, तो ए डैश प्लस बी वाई को जोड़ देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। तो जोड़ दीजिए, आ जाएगा 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। हमने C की वैल्यू निकाल दी कि इनकम जब 0 होगी तो कंजम्पशन 40, 100 पर 120, 200 पर 200, 300 पर 280, 360, 440 और 520। आई को हमने मान लिया था 20, जो कि आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो हमेशा वो कांस्टेंट होगा। तो आप 20 की वैल्यू लिख दीजिए, 20 इन्वेस्टमेंट 20। अब क्या हुआ, हमने बोला था कि C बराबर होता है C इक्वल एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस आई। तो एडी अगर निकालना है तो C की वैल्यू और I की वैल्यू को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें एडी की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो C और I को आप जोड़ दीजिए, तो हो गया 60, 140, 220, 300, 380, 460 और 540। तो ये हमारा बन गया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब इस शेड्यूल के आधार पर बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब कैसे बनेगा इसको भी आप सीख लीजिए। यहां पे एक एक चीज सीखते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो बनाइए, ग्राफ बनेगा ये। यहां आप लिख दीजिए इनकम, इस पर आप लिख दीजिए एग्रीगेट डिमांड। इनकम हमने 0 से 600 लिया है तो 600 ले लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। यहां पे भी 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अब
एडी खींचना है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है सी प्लस आई। तो सी और आई को पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो आई कितनी है, आई 20 है, तो ये 20 जो कि फिक्स है। आई हमने खींचा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष के समानांतर है। क्यों है, क्योंकि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स है, इसीलिए हमने 20 खींच दी। अब सी की वैल्यू, जीरो इनकम पर 40, तो आप 40 ले लीजिए। 100 इनकम पर 120, इनकम 100 120। 200 पर 200। 300 इनकम पर सी की वैल्यू 280। 400 इनकम पर सी की वैल्यू 360। 400 इनकम पर कंजम्पशन हमारा है 360। 500 पे कंजम्पशन है 440 और 600 पर कंजम्पशन है 520। 600 पर 520। ये अब आप इसको मिला दें, ये हमने खींच दिया सी। सी और अगर आई को मिला दें, सी प्लस आई को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो हमने सी प्लस आई को जोड़ दिया तो एडी की वैल्यू आ गई। एडी की वैल्यू को ड्रॉ कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60। देन 100 इनकम पर 140। 200 इनकम पर 220। 300 की इनकम पर 300। 400 पर 380। 380 और 500 पर 460। 460 एंड 600 के इनकम पर 540। तो आप इसको मिला दें, ये बन गया एग्रीगेट डिमांड। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, देयर विल बी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच विल बी फिक्स एंड फ्री फ्रॉम द इनकम, जो कि जो स्वायत्त निवेश है वो हमेशा आय से प्रभावित नहीं होगा और वह एक निश्चित मात्रा होगी। इसीलिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा एक्स अक्ष के समानांतर होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरी, ऑलवेज कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस नॉट फ्रॉम द जीरो ओरिजिन। आप देखिए जो सी है, हमें ये लाइन खींची थी कौन सी, कंजम्पशन कर्व, इसको हम बोलते हैं सी। ये सी क्या है, ए प्लस बी वाई। तो ये सी हमेशा वाई से क्यों स्टार्ट होगा, ये यहां से क्यों, यानी टी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ओ पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर देयर विल बी पॉजिटिव कंजम्पशन एंड दैट इज वाई कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी जो कंजम्पशन कर्व है, उपभोग वक्र है, वो हमेशा वाई अक्ष से स्टार्ट होगा, जीरो या ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि जीरो आय पर भी स्वायत्त उपभोग की मूल्य हमेशा धनात्मक होगा। देयर विल बी पॉजिटिव लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन द इनकम इज जीरो, इवन इनकम इज जीरो। जब आय जीरो है तब भी कुछ न कुछ हमारा उपभोग होगा, इसीलिए हमेशा उपभोग लाइन वाई अक्ष से स्टार्ट होगा। अब एग्रीगेट डिमांड की स्लोप देख लेते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड ऐसे बना। अब मेरा सवाल ये है कि हम एग्रीगेट डिमांड जो ये बनाए हैं, एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड ऐसे भी बन सकता है, एग्रीगेट डिमांड ऐसे भी बन सकता है,
हम बोलते हैं इसको स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब आप देखो कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो बना कैसे है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी वाई प्लस आई डैश भी जिसको कहेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड में ये क्या है, कांस्टेंट है, आई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो स्लोप है एग्रीगेट डिमांड का वो किस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है एमपीसी पर, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सी। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर अगर हम मान लेते हैं सब कुछ वही रहे, यहां जो हमने एमपीसी का मूल्य है 0.8 की बजाय 0.5 कर दें, एमपीसी की वैल्यू हम 0.5 कर दें, तब देखते हैं एडी क्या होगा। और इसी ग्राफ में हम इसको बनाते हैं। चलिए, तो इसको एक टाइम के लिए हम यहां पर पॉइंट बी वाई, यहां एमपीसी हम ले लिए 0.5। 0.5 का मतलब हुआ जितना इनकम बढ़ेगा उसका 50% कंज्यूम हो जाएगा। तो यहां पर 0, यहां हो जाएगा 50, यहां 100, 150, 200, 250 और 300। अब इसका सी चेंज हो जाएगा, आई में कोई चेंज नहीं होगा, आई तो 20 ही रहेगा, 20, 20, ए डैश प्लस बी वाई इक्वल टू सी होगा। तो अब जो नया सी बनेगा 40, 90, 140, 190, 240, 290 और 340। अब हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगा, सी प्लस आई इक्वल टू एडी। तो एमपीसी के चेंज होने से हमारा एडी नया बनेगा 60, 110, 160, 210, 260, 310 और 360। अब एक नया एडी हम खींचते हैं। ये सी को हटा देते हैं। अब सिर्फ एडी से आप तुलना करेंगे कि एमपीसी के चेंज हो जाने से एडी पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी हमने सिर्फ एमपीसी का मूल्य चेंज किया, अब देखेंगे कि एडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब 0.8 था एमपीसी तो एडी ये था। अब हम देखते हैं 0.5 अगर एमपीसी है तो एडी क्या होता है। अब 0 आए पर 60 वही रहेगा सेम, 60, 60, फिर 110, 100 इनकम पर 110, 110, 200 पर 160, फिर 300 पर 210, फिर 400 पर 260, फिर 500 पर 310 और 600 पर 360। एग्रीगेट डिमांड when MPC is equal to 0.5, MPC is equal to 0.8। तो यहां आपने ये सीखा कि अगर MPC का मूल्य ज्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड का स्लोप ज्यादा होगा, MPC का मूल्य यानी वैल्यू कम होगी तो स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कम होगा। जब हमने 0.8 MPC लिया तो एग्रीगेट डिमांड ये बना, जब 0.5 लिया तो एग्रीगेट डिमांड ये बना,
इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 0.2 लेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर 0.9 लेंगे तो एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनेगा। इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो क्वेश्चन आएगा कि जो स्लो एग्रीगेट डिमांड की स्लोप है वो किस पर डिपेंड करती है। तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बाई, बिकॉज इन एग्रीगेट डिमांड we take a plus by plus I. Here a is constant, I is constant, only b is variable. If we change the value of MPC, the slope of mass aggregate demand will change. तो हमने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। उसके बाद हमने देखा कि हाउ प्रिपेयर एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड ड्रा एग्रीगेट डिमांड कर्व। हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व को खींचना सीख लिया, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को बनाना सीख लिया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई।